नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं लग्नेश या प्रथम भाव के स्वामी का अलग अलग 12 भावों में एक जनरल आइडिया अगर हम लेते हैं तो किस प्रकार का फल रहता है। और जो भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं लाइक बृहत्पराशर शास्त्रा, बृहद जातकम, इन सब में जो भी ये जनरल फल दिए हैं या सामान्य फल दिए हैं उसमें रेफरेंस उन्होंने काल पुरुष की कुंडली मानी है, यानी मेष लग्न के अनुसार से उन्होंने रेफरेंस लिया है। तो अपने दिमाग में भी बात याद रखिएगा, जब भी कोई जनरल वाक्य आपके सामने रखा जा रहा है कि भाई लग्नेश छठे भाव में बैठे हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत मेष लग्न आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो रेफरेंस लिया है वो काल पुरुष की कुंडली मानी है। आप समझ सकते हैं समय को भी ये लग्न सबसे ज़्यादा प्रिय लगा धरती में प्रकट होने के लिए, तो इसलिए मेष लग्न समय का लग्न माना जाता है। और कोई भी बिना लग्न बताए अगर आपको लग्नेश को किसी भाव में बिठा रहा है तो उसको तुलना किससे करनी है? आपको मेष लग्न से। और अगर कभी लग्नेश जो है अष्टम भाव में अच्छा फल या बुरा फल दे रहा है तो फिर आपको उसको कंपेयर करना है कहीं ना कहीं, कि सामान्यतः कहा जाता है अष्टम भाव में लग्नेश अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन अष्टम भाव कहीं ना कहीं अकल्ट का, सिद्धियों का भी भाव माना जाता है। तो वहाँ पर वो वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। हालांकि हमने यहाँ पर 8वें भाव को शत्रुवत ही माना है और हमने ये बात कोशिश की है कि हम इसको याद रखें, कि हम दिमाग में ये रखें कि 6, 8, 12 सबसे ज़्यादा अशुभ भाव माने जाते हैं। हालांकि अगर मेष लग्न से रेफरेंस ले रहे हैं तो वो शुभ माना जाता है। माने अगर लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है तो एक दृष्टि से वो शुभ माना जाएगा, क्योंकि जातक का जो मन है वो अच्छी सिद्धियों की तरफ आकर्षित होता है। एक तो होता है तांत्रिक सिद्धियां, वो तब होता है जब लग्नेश यहाँ बैठा है, साथ में कोई क्रूर ग्रह भी उसके साथ बैठे हैं, झगड़े में बैठे हैं, या यहाँ पर कोई राहु जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं। उस कंडीशन में भी आदमी अपने, क्योंकि बहिर्मुखी हो जाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अघोरी तांत्रिक साधनाएं, ये यानी गलत जो साधना का रूप है उसकी ओर आकर्षित होता है। कुंडलिनी जागरण जैसे विषय को हम पूरी तरह सात्विकी मानेंगे, लेकिन जल्दी फल के चक्कर में कई दफ़ा हम उसके जो तामसिक प्रयोग को ट्राई करते हैं वो तभी संभव होता है जब कहीं ना कहीं पापक ग्रह 8वें भाव में प्रभाव डाल रहे हैं। तो हमने कुछ स्टेटमेंट लिए और हमने कुछ कोशिश करी है कि काफ़ी सावधानी बरती जाए, स्टार लगाकर या हमने अतिरिक्त नोट बनाकर उनको कोशिश की कि आपको वो भ्रम पैदा ना हो कि सर मेरी कुंडली में तो लग्नेश 8वें भाव में बैठा है लेकिन उसका फल अच्छा आ रहा है, क्योंकि वो स्वग्रही है, उच्च राशि में है। मित्र राशि में भी अगर वो मित्र साथ में बैठा अष्टम भाव में तो लग्नेश को पुष्ट करेगा, बली करेगा। तो कहते हैं अगर लग्नेश प्रथम भाव में बैठा है, ये जो नंबर लिखे हमने 1 से लेके 12 तक, ये उस भाव में लग्नेश की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 2 लिखा है तो लग्नेश 2 दूसरे भाव में बैठा है। याद रखिए, भाव रिप्रेजेंट कर रहा है, राशि नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी क्योंकि हमने रेफरेंस लिया है मेष लग्न, इसलिए दोनों मेष लग्न में राशि और भाव एक ही है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ लग्न आ जाए 3 नंबर, यानी मिथुन लग्न 3, 4, तो 4 नंबर यानी जो कर्क राशि है वो दूसरा भाव पड़ रहा है। तो हमने ये भाव हैं 12 भाव, ध्यान दीजिएगा। तो अगर लग्नेश प्रथम भाव में है तो हष्ट पुष्ट शरीर होगा। थोड़ा सा इसका ध्यान विचार करना है, लग्नेश के अनुसार भी शरीर की पुष्टता अलग अलग प्रकार की होगी। अगर लग्नेश कमांडर इन चीफ है यानी मंगल, और मंगल भी 2 अलग अलग राशियों में स्वराशि का होता है, यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि, तो मेष राशि मंगल का कह सकते हैं उसका वर्किंग एनवायरनमेंट है, ऑफिस एनवायरनमेंट है। वृश्चिक राशि उसका स्वग्रही माना जाता है और बड़ा मतलब छुपी हुई रहस्यमयी राशि मानी जाती है। दोनों ही मंगल की राशि हैं, लेकिन वृश्चिक जल तत्व राशि है, ब्राह्मण वर्ण है, उसका देवता क्षत्रिय गुण और अग्नि प्रधान देवता है मंगल, माने राशि का लॉर्ड। तो ये ध्यान रखना आपको कि अलग अलग राशियों में अलग अलग उसको शरीर की पुष्टि मिलेगी, चाहे वो स्वग्रही हो।
हर बार लग्नेश स्वग्रही है तो अब जैसे मान लीजिए बुध जैसा प्लानेट है जो बड़ा ज़्यादा, बुध के भी दो रूप हैं, एक मिथुन और एक कन्या। तो बुध का रोमांटिक फेज माना जाता है मिथुन राशि, जेमिनाई। तो मिथुन राशि में अगर बुध स्वग्रही है लग्नेश होकर, तो व्यक्ति को हम ये नहीं कहते कि वो बहुत हष्ट-पुष्ट होगा, नहीं। बुध का रोमांटिक फेज माना जाता है। दुबला पतला शरीर होगा लेकिन वो बातचीत में बड़ा ज़्यादा मीठा होगा। 6 नंबर में बृहस्पति का माने बुध का वो रूप जो बृहस्पति से मैच करता है, यानी बुध का इंटेलिजेंट फेज माना जाता है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति का जो लंबाई अच्छी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा पुष्ट या मोटापा लिए हुए नहीं होगा। तो ये अंतर आपको करना है। लेकिन मंगल अगर मेष में आ रहा है स्वग्रही होकर, तो फिर वो शरीर हड्डियों में बल प्रदान करता है, क्योंकि बोन मैरो या अस्थि मज्जा का स्वामी भी है। रक्त विकार की संभावनाएं लगभग ना के बराबर नहीं होती हैं उसको, रक्त विकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब बने रहते हैं। सूर्य आ रहा है तो फिर सूर्य राजा है, सभी राशियों का स्वामी है लियो, और अगर लियो में सूर्य बैठता है तो वो शरीर बड़ा इंप्रेसिव होता है उसका। तो ये ध्यान रखना, हड्डियां भी बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन सूर्य और मंगल में बहुत बड़ा फर्क है। काफ़ी देर तक साइट में रह सकता है, पब्लिक के बीच में रह सकता है बिना अपने मनोबल को गिराए, वो मंगल है, कमांडर। लेकिन ज़्यादा देर तक अगर आम जनता के बीच में राजा को बिठा दिया जाए तो फिर वो परेशान हो जाता है। वो आता तो बड़ा इंप्रेसिव है राजा, लेकिन वो 2 घंटे 3 घंटे ही पब्लिक के बीच में उस दमखम के साथ रह सकता है, उसको तुरंत फिर वहाँ से जाने की लग जाती कि नहीं। लेकिन इस मामले में मंगल सूर्य से भी आगे, यानी आपके जो शौर्य या आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए सूर्य कम मंगल ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो हष्टपुष्ट शरीर होगा, पराक्रमी शरीर होगा, मनस्वी, यानी मन जिसके अधीन है। वो मन के अधीन नहीं है, मन जिसके अधीन है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने मन को अपने अधीन कर रखा है, रोक सकता है भी नहीं, अनुशासन माने। और चंचल होता है, लैंगिक कृत्यों में लिप्त। ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि अगर लग्नेश बली होता तो व्यक्ति अपने लैंगिक सुखों को बढ़ाना चाहता है। अगर लग्न में कहीं पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो फिर वो अनैतिक संबंध पर भी विचार करता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज वो अपने शरीर के सुख के लिए अच्छा माना जाता है, लग्नेश का लग्न में बैठना। अब आता है अगर लग्नेश द्वितीय भाव में आ जाता है, मित्रवत अगर होके बैठा है तो उसको गुणी माना। ये ध्यान रखना है, मंगल और शुक्र में वैसे कोई शत्रुता नहीं मानी जाती है। इनफैक्ट मंगल तो शुक्र के घर को एंजॉय करता है। शुक्र थोड़ा सा सौम्य ग्रह है या कहीं बेहद शुभ ग्रह, वो थोड़ा सा पजल हो जाते हैं मंगल के ग्रह में जब बैठते हैं। लेकिन मंगल एक मैलेफिक प्लैनेट है और शुक्र पूरी तरह फीमेलिक प्लैनेट है, यानी उनकी प्रकृति है जो स्त्रीलिंग प्रधान है और बड़े ज़्यादा शुभ हैं, स्वभाव से बड़े शांत हैं शुक्र। मंगल उतने ही ज़्यादा एग्रेसिव है। तो एक मैलिक और फीमेलिक के कारण इनको कहते हैं भी इकट्ठे बैठते हैं तो ये थोड़े से। लेकिन अगर कहीं इनको ये दोनों कहीं फेवरेबल हाउस में बैठ रहे हैं, कहीं माने कोई ऐसा हाउस जहाँ शुक्र भी अपने घर में बैठा है, मंगल शुक्र घर में बैठ जाता है, तो फिर ये प्रेम में एक प्रकार का कह सकते हैं अग्नि, यानी पार्टनर का बहुत ज़्यादा प्रेम से अग्नि दिखाना, वो वाला पार्ट जाहिर करता है। अगर 7वां भाव भी बली है तो, क्योंकि शुक्र स्वग्रही हो गया है, मंगल साथ में बैठा है, तो वो उस प्रेम में यानी लव विद फायर, इस प्रकार की कुछ एनर्जी पैदा करता है मंगल। तो दूसरे भाव में कहते हैं प्रायः लग्नेश गुणी बनाता है जातक को, कुटुंब का प्रेमी होता है। हालांकि मंगल जैसा प्लैनेट अगर दूसरे भाव में जाता है तो जब गैदरिंग होती है कुटुंब की, याद रखिए अगर दूसरे भाव का स्वामी बली है तो उस गैदरिंग में प्रेम भी दिखाई देता है और मंगल का अनुशासन भी। लेकिन अगर द्वितीय भाव का स्वामी बली नहीं है तो उस गैदरिंग में मंगल, क्योंकि जो चीज़ वो जिसके पास है वही वो दे सकता है, सिर्फ अनुशासन की बात करता है। तो कुटुंब प्रेमी जरूर होगा वो, लेकिन कुटुंब में अनुशासन। जबकि कुटुंब का मेन गुण क्या है, नात रिश्तेदार जब इकट्ठे होते हैं तो प्रेम बरसना चाहिए, अनुशासन बाद की चीज़ है, उसको आप कहीं और रखें। धनी बनाता है जातक को। आध्यात्मिक वाणी, किसी भी कह सकते हैं आप स्पिरिचुअल नॉलेज को डिलीवर करने की ताकत द्वितीय भाव से दिखी जाती है। तो अगर लग्नेश बलियों को द्वितीय भाव में बैठता है तो उसको अच्छा करता है।
वचन पूरा करने वाला, प्रॉमिसिंग नेचर होता है व्यक्ति का, पंक्चुअल होता है, उसकी प्राइमरी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, रूट जो कहते हैं बेसिक नॉलेज उसकी बहुत अच्छी रही है, प्राथमिक शिक्षा, मूल्यबोध, नैतिक मूल्य जिसकी भारत जैसे देश में बेहद कमी है, वो बहुत अच्छा होगा अगर द्वितीय भाव में लग्नेश मित्रवत होके बैठे हुए हैं। क्लियर? फिर बात आती है लग्नेश अगर तृतीय भाव में चले जाते हैं, मित्रवत होने पर सिंह समान पराक्रमी कर देते हैं, क्योंकि तृतीय भाव को पराक्रम का भाव कहा जाता है। जितने भी हमारे इनिशिएटिव हैं वो तृतीय भाव से देखे जाते हैं। किसी भी काम को आप कैसे लीड करेंगे वो तृतीय भाव से उसका संबंध देखा जाता है। तो लग्नेश आपके मंगल जैसा प्लैनेट तृतीय भाव में आ गया तो निश्चित रूप से उसका भाव का बल मिल जाता है। भाव का बल का होता है कहीं ना कहीं तृतीय भाव की जो जमीन है परमानेंट वो अलॉट कर रखी है, परमानेंट अलॉटमेंट मंगल को। क्लियर हो गया? लेकिन जो जो लग्न होते हैं उन लग्नों में जमीन तो मंगल की है वो परमानेंट, लेकिन जगह वो अलग अलग असाइन कर देते हो, उसमें घर कोई और बना। जैसे अभी मेष लग्न में 3 नंबर किसका है? ये बुध का। तो जमीन किसकी है? मंगल की। घर किसने बना रखा है? फिलहाल बुध ने। तो उस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी अगर मंगल यहाँ आ जाता है तो कहीं ना कहीं भाव बल तो उसको मिल ही जाता है, लेकिन राशि बल विशेष तौर पर देखना है। राशि बल ही है जो हमें मजबूत जीत दिला सकता है। चलो पराक्रम के लिए तो हमें कोई विशेष एफर्ट नहीं करने हैं यहाँ पर, लेकिन जो अगर हमें इस प्रकार की ऐसा विरोधाभास बन जाता है कि हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट में घर जिसने बना रखा है और जो प्लैनेट वहाँ सिटिंग है इनकी आपस में कलह है, तो फिर जॉब में दिक्कतें आ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वो परमानेंट अलॉटमेंट का मतलब होता है कारकत्व किसका है, फिलहाल घर किसने बना रखा है और बैठा कौन है। तो लग्नेश प्राय यहाँ अच्छा बनाता है लेखन और संचार, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राइटिंग का हाउस भी माना जाता है और कम्युनिकेशन से भी उसको फायदा होता है। छोटों से प्रेम, छोटे भाई बहन आपके पड़ोसियों से आपको फायदा होगा अगर लग्नेश तृतीय भाव में बैठा हुआ है। फिर चलते हैं चतुर्थ भाव। हालांकि मेष लग्न का स्वामी मंगल कर्क राशि को पसंद नहीं करता। बड़ी हैरान परेशान करने वाली बात है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा मंगल का मित्र है। मंगल उनको राजा के समान मानते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्यों ये घर ज़्यादा पसंद नहीं। उनको लगता है यार मैं कमांडर हूँ और मुझे, क्योंकि वो एक ऐसा राजा है चंद्रमा जो फीमेल किंग है, स्त्रीलिंग राजा माना जाएगा। 2 राजा मानते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो चंद्रमा का भी आदेश मानने के लिए कमांडर बाध्य है, लेकिन जब कमांडर को हमने डिप्यूट कर रखा है रनिवास में, राजा के जो कह सकते हैं चाहे रानी के घर में आप कह लें या जो फीमेल किंग है उसकी सिक्योरिटी में लगा रखा है, तो उनको मतलब वो, क्योंकि वो तो पराक्रमी व्यक्ति हैं, वीर रस प्रधान है, उनको रनिवास में लगाने पर थोड़े अपने आप को डिस्कम्फर्ट मानते हैं। लाइक जैसे कमांडर को आपने बोला भी ये सब्जी काट के दे दो हमें, किचन के कामों में लगा रखा, तो कमांडर अपने आप को बड़ा सा सैड मूड में पाते हैं। बस उतना ही है। अगर मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाता है तो फिर इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। भाई राजा साथ बैठा है अब, तो फिर मंगल कहता है सर आप हैं तो फिर बिल्कुल मैं अपने पूरी क्षमता से पूरी एनर्जी से कार्य करूँगा, तो वो नीच का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इसका विचार करना है कि अगर लग्नेश मित्रवत होकर चतुर्थ भाव में बैठ रहा है तो माता व मातृभूमि से सुख, दोनों बातें याद रखनी है, माता और मातृभूमि दोनों से सुख। मान लीजिए आपकी कुंडली का माता का कारकत्व चंद्रमा बहुत कमजोर है, कमजोर क्या, नीच राशि में और नीच भंग नहीं हो रहा है, चतुर्थ भाव बल, इसका अर्थ कह सकते हैं कहीं ना कहीं माँ आपके उनको संकट का सामना करना पड़ा। और अगर मंगल माने अगर चंद्रमा बहुत कमजोर हो तो कई दफ़ा माँ का ज़्यादा जीवन में सुख भी नहीं मिलता है, लेकिन मातृभूमि से उसकी अटैचमेंट बनी रहेगी अगर चतुर्थ भाव मजबूत स्थिति में है। तो ये दोनों बातें विचार करनी है, माँ से भी और मातृभूमि से भी सुख। वो बहुत प्रेम करता है अपनी मदरलैंड से, मतलब उसको कभी देश प्रेम की बात करनी है तो एकदम उसको वो जोश भर आता है उसके अंदर। वो ध्यान रखना है, मातृभूमि का सुख आपके मन में मातृभूमि के लिए समर्पण चतुर्थ भाव से देखा जाता है।
स्वयं का गृह निर्माण, जल्दी ही अपने घर का निर्माण करता है और घर के लिए सुख बढ़ाने के नए नए तरीके खोजता है। क्योंकि लग्नेश जहाँ बैठता है मन बुद्धि को वहीं ज़्यादा व्यक्ति लगाता है, तो वो अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट तलाशता है, कैसे इसके अंदर कोई व्यवस्थाएं बनाई जाए, ऐसे ऐसे चेंजेस कराता है जो जनरली लोग नहीं जान पाते हैं, उनमें अच्छी बुद्धि लगाता है। क्लियर हो गया? तो वो अपने गृह निर्माण को विशेष तौर पर प्रेफरेंस देता है, जो जल्दी घर निर्माण हो जाता है अपने, और वाहन सुख भी उसको जल्दी ही अपना वाहन खरीद लेता है वो, और ज्ञान पिपासु होता है, हर चीज को जानना चाहता है, बिकॉज 4th हाउस इज एजुकेशनल इंटरेस्ट, एजुकेशन एबिलिटी भी आप कह सकते हैं। 5वां भाव आपका डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान की ललक तो होनी चाहिए, वो 4th भाव से देखा जाता है। क्लियर? और निर्मल हृदय, बिकॉज 4th हाउस इज रिलेटेड टू योर हार्ट एंड लंग्स, फेफड़ों का भी होता है, हृदय का भी होता है। वो लग्न का स्वामी बलि होकर 4th भाव में बैठा है, तो हृदय, ऐसे व्यक्ति को अगर कहीं आत्मकारक ग्रह 4th भाव में बैठते हैं लग्नेश के साथ मिलकर, तो बहुत अच्छा वो ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध भी प्राइमरी हाउस ऑफ मोक्षा भी कहा जाता है 4th भाव। घर में वो ऐसा कोई योग का कक्ष बना सकता है जहाँ बैठकर वो मेडिटेशन करे। तो ये एक कहीं ना कहीं इसका जो बैकग्राउंड है 4th हाउस का, वो मोक्षा से भी रिलेट करता है, परम सुख ही मोक्षा माना जाता है। तो इस सुख का भाव है, तो वो सांसारिक सुखों को भी इससे देखें, अगर ये बहुत बढ़ जाए तो फिर ये आपको पारलौकिक सुख भी दिलाने वाला होता है 4th भाव। फिर हम बढ़ते हैं 5म भाव। अगर लग्नेश 5म भाव में बैठ जाता है तो जो परंपरा से प्राप्त पदवी है, पारिवारिक पद है, वो बढ़ जाता है। भाई अगर लग्नेश आपका 5म में होता तो सामान्यतः देखने में आता है कि भाई कहीं ना कहीं आपके परिवार में कोई शुरू से ही परिवार में डॉक्टर रहे हैं, जमींदार रहे हैं, इंजीनियर्स रहे हैं शुरू से ही, तो उसका बड़ा बल मिलता है व्यक्ति को। कहते हैं पूर्व पुण्यों से अर्जित जो फल है वो 5म भाव से। और किसी की भी कुंडली में 5म भाव का स्वामी इधर 5म में बैठा है या लग्नेश 5म में बलि होकर बैठा है, तो उसको परंपरा से प्राप्त जो पद है उसका पूर्ण सुख मिलता है। क्लियर? और संतान सुख, उसको संतानों का भी जल्दी संतान हो जाएंगे और उसका सुख मिलेगा। और राजा का प्रिय होता है वो। विद्या अच्छी होगी, क्योंकि ये डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में बताता है। तो मन बुद्धि कहाँ लगी रहेगी आपकी? डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और जब लग्नेश यहाँ बैठा है तो वो 11वें भाव को देख भी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्य में भी लाभ बुद्धि बनाए रखता है कि मुझे लाभ होना चाहिए इस कार्य से। नेक्स्ट है फिर अगर हम बात करते हैं 6ठे भाव की। अब 6ठे भाव को हमने नीले से लिखा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अगर लग्नेश 6ठे भाव में स्वग्रही होकर या उच्च का होकर बैठ जाता है तो फिर इसका ऋण, शत्रु और रोग वाला जो पक्ष है बड़ा मजबूत हो जाता है। यानी इन सब चीज़ों से उसको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। शत्रुओं से भय नहीं करना, ऋण वो लेगा, चुकाएगा, ऋण से फायदा होगा। रोग जीवन में उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान रखना। एक चीज़ और, रोग होना एक अलग चीज़ है, उस रोग से पीड़ा मिलना बहुत ज़्यादा वो अलग चीज़ है। रोग से बहुत पीड़ा है आपको, क्योंकि आपका 8म भाव कमज़ोर है। कुंडली में शुभता चाहते हैं तो 8म भाव की मजबूती बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ से हमें जो भयंकर कष्ट होता है, बहुत पीड़ा हो रही है, झेला नहीं जा रहा, कहता जी 8वां भाव कमज़ोर होगा ही होगा। बीमारियां हैं, बहुत बीमारियां हैं शरीर में, लेकिन वो कभी बॉदर ही नहीं करता है बीमारी के लिए, ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि 8वां भाव मजबूत स्थिति में है। तो वो ध्यान करना है आपको। तो अगर लग्नेश 6ठे भाव में शत्रुवत होकर बैठे तो काया सुख से हीन होगा वो, उसको शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। समझ सकते हैं, रोगी रह सकता है जातक, और ऋण से चिंतित रहता है। कहीं ना कहीं कर्जा लिया, वो समय पर नहीं चुका पा रहा है, कैसे चुकाया जाए, अतिरिक्त उस पर कोई जुर्माना लग सकता है। शत्रुओं से भयभीत रहता है, क्योंकि रिपु भाव भी कहा जाता है। और ये वाली बात हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लग्नेश्वर राशि उच्च राशि होने पर 6ठे भाव से
जो भी विषय है उनसे लाभ मिलने लग जाता है। नाउ देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि छठे भाव से संबंधित ग्रह की दशा चल पड़ी, हालांकि लग्नेश वहां बैठा हुआ है, वो लग्न का भी स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है, और जैसे वो शुरू हुआ हम बीमार पड़ गए, बड़ी बीमारी आ गई। तो हम सलाह लेते हैं अलग अलग ज्योतिषविद, एस्ट्रोलॉजर से कि सर ये तो गड़बड़ हो गया। अब देखिए, प्लैनेट वो लग्नेश ही है, उसको दोनों काम मिले हुए हैं। वो आपके छठे भाव के भी लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो प्रथम भाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो आपको हॉस्पिटलाइज नहीं कराएगा, बीमार आपको करेगा शुरुआती दिनों में। वो अलग अलग राशियों पर निर्भर करता है, कोई जल्दी उदय हो जाती है, कोई बाद में पृष्ठ उदय होती है, तो बाद में उदय होती है वो। तो अगर वो बाद में उदय होने वाली राशि है तो फिर वो शुरुआत में आपको बुरा फल दे रही है, बाद में वो आपको अच्छा फल देने लग जाती है। तो ये ध्यान रखना है, हल्का बीमार करेगा आपको, लेकिन अगर लग्नेश स्वयं छठे भाव में बैठा है, इतनी बड़ी परिस्थिति विकराल नहीं हो जाएगी कि आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े। और लग्नेश छठे भाव में बैठ रहा है, अगर शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट है, तो यहां पर जो नेगेटिव इसका प्रोफाइल दिया है, छठे भाव का भी उसको टैकल करना है, वो नेगेटिव प्रोफाइल, वो नेगेटिव चीजें मिनिमाइज होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे ही छठे भाव में लग्नेश बैठा है शत्रुओं के या पाप ग्रहों के साथ, तो फिर छठे भाव का जो उसको प्रोफाइल मिला हुआ है लग्नेश को, उससे संबंधित नेगेटिव चीजें बली होना शुरू हो जाती हैं। तो वो थोड़ा विचार रखना है। लेकिन ये बात तय है, अगर लग्नेश बैठा हुआ है, लग्नेश को जिम्मेदारी दे रखी छठे भाव की, वो मजबूत स्थिति में अगर है, स्वग्रही या उच्च राशि में है, वो संभाल लेगा, आपको इतनी बड़ी बाधा नहीं देगा। ठीक है। नाउ अब इसमें सातवें भाव में विचार करना है। देखो, अगर हम लग्नेश को जो है मंगल है अगर सातवें भाव में ढाते हैं, जो ये एक जिसको मांगलिक माना जाता है, मेष लग्न के लिए मंगल का सातवें भाव में जाना मांगलिक, प्रबल मांगलिक कुंडली है ये। उस दृष्टि से सातवें भाव को हमने ब्लू इंक से लिखा है या नेगेटिव माना है, लेकिन हर बार यहां लग्नेश के बैठने से संकट ही आया ऐसा नहीं है। बस क्योंकि ये अपने से साथ यानी भाई आपको पता है मार्केश माना जाता है, इसको कम करने वाला माना जाता है। तो लेकिन इसमें भी विचार करना है, अगर यहां पर कोई प्लैनेट ऐसा है जो कुंडली के सबसे शुभ ग्रह हैं, वो लग्नेश के साथ बैठ जाते हैं, तो जो बुरे इंपैक्ट हैं उनको मिनिमाइज करना शुरू करता है। यानी अगर लग्नेश यहां बैठते तो प्रायः जातक अपने आप को अपने पार्टनर से हीन समझने लग जाता है और उसकी मन बुद्धि सब उसी को नोटिस करने में चली जाती है कि यार मेरा पार्टनर तो ऐसा, मैं उसके सामने हीन हूं, क्षीण हूं। तो इसी प्रकार का पत्नी प्रभावशाली, वो समझता है कि पत्नी, या माने अगर ये जातक एक पुरुष जातक है तो उसकी पत्नी प्रभावशाली, अगर महिला जातक है तो उसका पति उससे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ऐसा वो व्यक्ति मानने लग जाता है जातक। व्यापार में उसको हालांकि लाभ मिलता है, डिप्लोमेसी के लिए ठीक माना जाता है, क्योंकि सातवां भाव कहीं ना कहीं डील या आपके पार्टनरशिप को बताता है, लेकिन आपको शारीरिक सुख में वो कमी करेगा। अपने से सात यानी अपना मार्केश, इसी प्रकार से अपने से दो भी मार्केश माना जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अगर मार्केश पूरी तरह नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है तो वो अपनी दशा में ज़्यादा पीड़ा देते हैं, लेकिन जो उसका दूसरा एजेंडा है वो भी पूरा करेंगे, वो धन भी अर्जन कराएगा। और विवाह भी इस कुंडली के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट कौन है? मेष लग्न के लिए शुक्र। विवाह भी इसी मार्केश की दशा में आपको होगा। लेकिन शुक्र जैसे प्लैनेट का मार्केश होना और शनि जैसे प्लैनेट का मार्केश होना में बहुत फर्क है। शनि शत्रु है तो फिर वो शत्रुवत व्यवहार करेगा और मार्केश का जब फल देगा तो पूरा कोई नो मर्सी एट ऑल। लेकिन अगर शुक्र को एक प्रोफाइल दिया है तो वो उनके मन में है कि भाई नहीं, दुश्मनी विवेक शराफत रखता है। शुक्र अपने मार्केश की दशा होने पर, अगर कुंडली में आपके शुक्र बली है और मार्केश भी है, तो वो शुरुआती जब शुक्र में शुक्र चलते हैं तब थोड़ा सा आपको बैड फील होता है। वही कोई 2-2.5 साल जब शुरुआत में शुक्र की महादशा लगी, आपकी कुंडली का शुक्र अच्छा है,
नहीं तो ओवरऑल आपकी जो दशा रहेगी महादशा शुक्र की वो अच्छी रहेगी, अगर शुक्र आपका बली है तो। मार्केश होने के बाद भी ये ही एक अलग चीज है जो शुक्र को दूसरे प्लैनेट से भिन्न करती है। यही सेम बृहस्पति जैसे प्लैनेट का भी है, बुध और चंद्रमा का भी यही है। तो सातवें भाव को थोड़ा सा अच्छे से विचार करके समझना है। नाउ एर्थ, हालांकि हमने यहाँ ब्लू इंक से लिखा है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली के लिए 8th हाउस में वो लग्नेश का जाना अच्छा माना जाएगा। उसको मतलब कहीं ना कहीं कुंडलिनी जागरण जैसे विषयों को लेकर उसको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, ध्यान में वो अब उसकी अभिरुचि होगी और सिद्धियों को प्राप्त भी करेगा वो। शत्रुवत होकर लग्नेश अगर 8वें भाव में बैठता है तो आदमी जुआरी होता है, और यही अगर स्वग्रही है, उच्च का है, तो फिर ये सारे दोष उसके अलग अलग गुणों में बदल जाते हैं। भाई जुआरी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पैसा लगाता है, वो हार जाता है, उसकी वो इमेज बन गई। और यही इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें तो उसको सडनली किसी चीज़ों से अचानक प्राप्तियां होती हैं। हालांकि उसने खुद कोई जुआ नहीं खेला, उसने इंश्योरेंस कराया, उसको ज़बरदस्त फायदे मिले, किसी की मृत्यु से अचानक फायदा, ये सब चीज़ें 8th हाउस के बली होने पर मिलती हैं। चोर माना जाता है अगर 8वें भाव में लग्नेश कमजोर होकर बैठता है तो आयु को क्षीण कर देता है। अगर लग्नेश स्वग्रही है, उच्च का है, तो वो अच्छा फल देगा। पर स्त्री रत, दूसरे की स्त्रियों में वो रत रहता है, क्योंकि 8वां भाव कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को भी बताता है। और जब मन बुद्धि आपकी इसी में लगी रहेगी और कहीं ना कहीं वो शत्रुवत होकर लगी हुई है, तो फिर आदमी चीट करता है इन विषयों से संबंधित। और यहाँ अगर वो अपने घर में है तो वो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा। तांत्रिक साधना ये 2 एंगल में है। अगर नेगेटिव है तो वो अघोरी साधनाएं, इंद्रजाल, इस प्रकार के साधना करता है, दूसरे को वश में करना चाहता है। याद रखिएगा, दूसरे को वश में पूरी तरह से ये तमस साधनाएं हैं, तामसिक साधनाएं हैं। और मरने के बाद ऐसे जातक को नरकगामी होना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है, क्योंकि आपने प्रकृति के नियमों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा को नहीं माना, जिद करके उन कर्मों को बदलने का प्रयास किया, तो जो भी आपके प्रारब्ध आपने चेंज करने का प्रयास किया उसको भुगतना पड़ेगा आपको। उल्टा मतलब अतिरिक्त ब्याज के साथ भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए, भुगतना तो है ही, कंजर्वेशन ऑफ कर्मा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। आपने ज़बरदस्ती करके कुछ अपने बैड कर्मा को पोस्टपोन कर दिया, लेकिन पोस्टपोन के चक्कर में आप भूल गए, वहाँ आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। और ये ब्याज कोई साधारण ब्याज नहीं है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, बहुत अच्छी मार पड़ेगी आपको। तभी तो आपको सिर्फ 50,000 ही चुकाने थे, अब आपने उसको 10 साल 20 साल या अगले जन्म के लिए पोस्टपोन कराया है, तो अब आपको कई करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि लगातार चक्रवर्ती ब्याज आपका जुड़ता जा रहा है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी भी तरह से ईश्वर के सात्विक या राजसिक रूप की आराधना की जाए। माने हम जा सकते हैं देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं, कुबेर को भजा जा सकता है, लेकिन दानवों को, राक्षसों को, प्रेतों को, मृत आत्माओं को नहीं भजना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं और कहीं ज़बरन इनका प्रयोग किसी पर आजमाते हैं, सामने वाला अगर ईश्वर का भक्त है उस पर तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको वो कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये ध्यान देना, तांत्रिक साधनाओं के रूप अलग अलग है। सात्विक हैं, आपने कुंडलिनी जागरण किया पूरी तरह सात्विक होकर, किसी कामना से भी किया है, लेकिन वो कामना दूसरे को मारने की नहीं है, स्वयं के यश को बढ़ाने की, तो वो राजसिक है, उसमें भी इतना दोष नहीं माना जाता है। और किसी को मारने के लिए, किसी को वश में करने के लिए वो तामसिक साधना है, उसका दोष बड़ा माना जाता है। नवम भाव, अगर लग्नेश नवम भाव में बैठता है तो सिद्धि विद्या विशारद, आदमी बहुत सिद्ध होता है और विद्याओं का, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं संबंध इसका धर्म के साथ है, धर्म पर उसकी अच्छी पकड़ होती है, धर्म के जानकार माने जाते हैं। नवम भाव के मजबूत होने का अर्थ होगा कि आदमी का धर्म पर विशेष अभिरुचि है, धर्म को जानने वाले, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाले, भाग्यशाली विष्णु भक्त हैं वो, और पत्नी, पुत्र और धन का उनके जीवन में पूर्ण सुख मिलता है।
मैंने लास्ट कई क्लासेस में बताया था कि कई दफ़ा हमने देखा कि 9th हाउस उसका बहुत बली है, 11वां भाव भी उसका टूटा हुआ है, क्रैश हुआ पड़ा है, दूसरा भाव भी टूटा हुआ है, उसके बावजूद भी उसके जीवन में कभी भी धन की, पुत्र की और पत्नी के सुख की कमी नहीं है। कारण ज़रूरी नहीं आप धन स्वयं अर्जित करेंगे तभी उस धन का आप उपभोग कर पाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके बैंक बैलेंस में भी कोई ज़्यादा धन नहीं है, आप कमाते भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी ऐसी धार्मिक संस्था, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ें कि आपका सारा खर्चा वो ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है और ज़िंदगी भर वो उठाती रहेगी। तो वो 9th हाउस का मजबूत होना इतना प्रभावशाली होता है कि कुछ भी ना हो बेशक, आपको मतलब एक पैनी भी किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 10th। अगर लग्नेश दशम भाव में चला जाता है, 10वें भाव में चला जाता है, तो पिता से सुख मिलता है। अगेन यहां पर कंसिडर करना है कि इन दोनों का पॉजिटिव संबंध हो रहा। अब जैसे मंगल को शनि शत्रु मानते हैं, लेकिन मंगल की ये उच्च राशि है, तो यह बहुत अच्छा माना जाएगा लग्नेश। क्लियर होगा? तो ये विचार करना है कि वो शत्रुवत होकर ना बैठे, नीच का होकर ना बैठे। नीच का होकर बैठने में भी नीच भंग अगर, जैसे बताया मैंने आपको, चारों तरीकों से हो रहा है। चंद्रमा से उच्च, चंद्रमा से नीच ग्रह, लग्न से उच्च और लग्न से नीच ग्रह, अगर इन चारों दृष्टियों से उसका नीच भंग हो जाता है तो फिर उसको प्रबल उच्च के समान माना जाएगा, उस नीच के ग्रह को। और अगर नीच का ग्रह कोई वक्री हो गया है, उसको उसके फल भी उच्च के समान मिलते हैं। शुरुआती कुछ जो परिणाम होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बाद में उसके मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, अगर हम जीवन को डिवाइड करें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जिस प्लैनेट के कारण उसका नीच भंग हो रहा है उसकी अंतर्दशा एटलीस्ट 2 बार ट्रिगर करे, 2 बार आपके जीवन में आए, या उसकी शुरुआत में ही कोई महादशा लग गई, लंबा स्पैम आ गया, तो फिर नीच का ग्रह आपके जीवन भर उच्च का फल देगा। जैसे मान लीजिए शुरुआत में मंगल के कारण मान लीजिए आपका नीच भंग हो रहा है, मंगल के कारण आपका, जैसे शनि आपका बैठा हुआ है मेष राशि में, तो मेष राशि में ही मंगल भी बैठ गए, तो मंगल के कारण आपका नीच भंग हो रहा है। तो मंगल की अंतर्दशा लगी एक बार, अब अंतर्दशा तो एक ही बार लगेगी, अब वो लाइफ टाइम खत्म हुआ, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जो भी टाइम पीरियड है, महादशा खत्म हुआ, अगली महादशा शुरू होगी, उसमें अंतर्दशा दोबारा मंगल की आई, 2 बार आ गई, अब वो ट्रिगर ऑन हो जाएगा और उसका फल आपको मिलना। या शुरुआत में ही मंगल की महादशा लग गई तो फिर उसके उच्च के समान फल मिलने जाएंगे, किसके? शनि के, क्योंकि शनि मेष राशि में नीच का होकर बैठा था। और एक बात और ध्यान देते हैं कि जिस प्लैनेट के कारण नीच भंग होता है उससे संबंधित विषय, रिश्तेदार के जरिए ही आपका वो कार्य सिद्ध हो पाता है। जैसे मंगल आपके भाइयों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो भाइयों को अपने कार्य में इन्वॉल्व करेंगे तो शनि के नीच भंग का फायदा तुरंत मिलता है। तो 9वां भाव बहुत अच्छा है। 10वें भाव में क्या होगा अगर वो बैठा है? पिता से पूर्ण सुख मिलता है, पिता से कहीं ना कहीं प्राप्तियां भी करवाता है, पिता के, क्योंकि पिता के एसेट्स को बताता है। पिता अगर 9वां भाव है तो 10वां भाव उसका, उनका एसेट्स है। राजकीय सम्मान, क्योंकि 10th हाउस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से सम्मान मिलेगा। लोक विख्यात, लोगों में विख्यात हो जाएंगे व्यक्ति। अपने सामर्थ्य से धन अर्जन करने वाला, यानी ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होता है। अब अपने अपने विचार हैं। लग्नेश का कर्म भाव में आना, आदमी खुद मेहनत करता है और अपने जॉब के लिए बड़ा वफादार और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करने वाला। और अगर कहीं आपको धनेश स्वग्रही है, आयेश यानी आपका 11वें भाव का स्वामी स्वग्रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई व्यक्ति को वो चीज़ें पहले से ही मिली हुई हैं, खुद उसको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो समझिए, इस अंतर को समझिए कि कोई ग्रह कहीं और से आकर वहां बैठा है, या उस राशि का अपना स्वामी वहां बैठा है, तो वो
ये बात सिग्निफाई कर रहा है कि कहीं और से आने की ज़रूरत नहीं है हमको शुरुआत से ही उसके वो फल मिलने लग जाएंगे। तो स्वग्रही बहुत मतलब आज की अगर दृष्टि से देखा जाए, आप एक्साइटेड स्टेट यानी उच्च के प्लैनेट को सबसे अच्छा मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी बात नोटिस कर रहे हैं कि उच्च का प्लैनेट प्राप्तियां तो बहुत कराता है, लेकिन ये प्राप्तियां आपको जन्म से मिली हैं ऐसा नहीं है, ज़बरदस्त एफर्ट्स भी करवाता है। लेकिन कोई चाहता है कि सर मैं तो 9 to 5 की जॉब पसंद करता हूँ, बढ़िया अच्छी सैलरी हो, तो फिर वो उच्च के ग्रहों की कामना की बजाय अपने घर में स्वग्रही होकर प्लैनेट की कामना करे कि सर एटलीस्ट मुझे इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ वो पहले से ही मौजूद है, कहीं और से आया नहीं है, कोई और सेकंड या थर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो फर्क है लग्नेश का यहाँ बैठना या शनि का यहाँ बैठना, बहुत फर्क है। शनि यहाँ बैठा है तो मतलब आदमी एक रिलैक्स मूड में आ जाता है अपने कार्य को लेकर। मंगल बैठा है अनुशासित होगा। देखिए समाज में नाम तो खैर उसी का होगा, ज़्यादा यश तो उसी का होगा कि कोई प्लैनेट बाहर से आकर उस हाउस के लॉर्ड से ज़्यादा बली होकर बैठा है, बहुत एफर्ट करता है व्यक्ति। लेकिन इन दोनों में आप अंतर कर पा रहे हैं कि मंगल की बजाय यहाँ शनि स्वग्रही होकर बैठा है, तो फिर वो एकदम शांत माहौल बनाकर रखेगा ऑफिस के लिए। अच्छा है वो, लेकिन ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं उसके लिए। तो दोनों में इस अंतर को आपको समझना है कि उच्च के ग्रह बहुत नेम एंड फेम देते हैं, एफर्ट्स भी उतना ही कराते हैं। स्वग्रही नेम एंड फेम ना दें, लेकिन आपको पूरा कंफर्ट दिला देते हैं बिना ज़्यादा अतिरिक्त मेहनत के। इसी प्रकार से लक्ष्मी त्रिकोण और केंद्रा के रिजल्ट को भी ध्यान रखना है। लक्ष्मी त्रिकोण अगर मजबूत है आपके, तो पूर्व पुण्यों के प्रताप से आपको चीजें बनी बनाई मिलती, उसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। विष्णु हाउसेस के लिए हमेशा जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नाम आपके जहां पैदा हुए आपके जिले, राज्य, राष्ट्र और उसकी सीमाओं को परे भी निकल आता है अगर आपका केंद्र हाउसेस ज्यादा से ज्यादा बली है। तो ये अंतर है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन केंद्र हाउसेस में प्लैनेट बैठे होते बहुत मेहनत करवाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया अपने सामर्थ्य धन कमाता। अब लग्नेश आ गया है एकादश में। एकादश का मतलब प्राप्तियां, इच्छा पूर्ति। तो मन मस्तिष्क उसी में लगा रहता है, भाई हर चीज में क्या अर्निंग हो सकती है, कमाई क्या हो सकती है। तो फिर ये सदैव लाभ प्राप्त करने वाला बन जाता है जातक, हर चीज से वो लाभ निकालना जानता है, माने प्रैक्टिकल बुद्धि हो जाती है। सीधी बात है, आज के समय पर जहां हम पैदा हुए हैं, कभी 5000 साल पहले पैदा होते तो शायद ये बुद्धि अच्छी ना मानी जाती कि यार हर चीज में लाभ देखता है, तपस्या की कोई बात ही नहीं करता। लेकिन आज तो यही है, सब ही घूम फिर कर लाभ ही चाहते हैं, अर्निंग चाहते हैं। तो वो ऐसी दृष्टि रखने वाला अच्छा माना जाएगा। इच्छा पूर्ति, उसकी जो विषय है वो जल्दी पूरी हो जाती है, बहुत गुणी भी होता है, और बड़े भाई बहनों से उसको पूरा लाभ मिलता है। उसके बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें, उनको पूरा लाभ देने वाली होती हैं। एकादश भाव कहीं ना कहीं चाचा को भी रिप्रेजेंट करता है, ताऊ को रिप्रेजेंट करता है, उनसे भी फायदा मिलता है। ये बेस्ट फ्रेंड्स को भी बताता है, जो उसके मित्र हैं उनसे भी उसको लाभ मिलता है। यश उसका समाज में गाया जाता है अगर लग्नेश एकादश भाव में मित्रवत होकर बैठता है। अब इस लग्न के लिए, क्योंकि मंगल तो शनि की राशि को ही उच्च की राशि मानते हैं, तो 11वें भाव में भी मंगल का इतना दोष नहीं माना जाएगा। कुंभ राशि में भी शनि मान सकते हैं दोष, मंगल नहीं मानते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अगर लग्नेश 12वें भाव में चला जाता, वैसे तो देखिए इस एग्जाम्पल चार्ट में, मेष लग्न कालपुरुष की चार्ट में बृहस्पति और मंगल मित्र हैं, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि लग्नेश का 12वें भाव में जाना ज़्यादा बुरा नहीं है, और ऐसा है भी। लेकिन कहता है अगर लग्नेश को आप अकेला बिठा देते हैं फॉरेन लैंड में, तो बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मतलब ये ग्रह जो हैं 6, 8, 12 मतलब लग्नेश को वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल रखी है हमने। 12वें भाव की बजाय कहीं और वो केंद्रा को संभालता तो ज़्यादा अच्छा था। तो ध्यान रखना है, लग्नेश अगर 12वें भाव में जा रहा है तो एटलीस्ट 12वें भाव का स्वामी तो उसको वेलकम करने के लिए मौजूद हो, या उसके मित्र वहाँ मौजूद हो। नहीं तो फिर लग्नेश बिफर जाएगा और दिशाहीन हो जाएगा, विदेश में अपयश भी कराएगा। तो
अशुभ राशि में बैठने पर शारीरिक सुख नहीं देगा। हालांकि लग्नेश इस लग्न के लिए भी 12वें भाव में अगर अकेला जाता है और बृहस्पति का कोई प्रभाव नहीं है अपने इस घर पर, तो फिर ऐसी कंडीशन में लग्नेश को विदेश भूमि में जाकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट करना पड़ता है। और काम तभी बन सकता है जब 12वें भाव में लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब जैसे मान लीजिए शुक्र बली होकर बैठ जाए, ठीक है, वो एक फीमेलिक प्लैनेट है जो मंगल के नेचर से एकदम अलग है, लेकिन फिर भी एक बली ग्रह वहाँ शुभ होकर बैठा है, तो फिर लग्नेश को भी उसका बल मिलेगा। क्लियर हो? तो ये ध्यान रखना है, सुख, शारीरिक सुख नहीं मिलता है, व्यर्थ धन खर्च करेगा। अगर लग्नेश शत्रु राशि में बैठा है, अनावश्यक धन खर्च करेगा। परदेश में मानहानि भी हो सकती है। वो तो इस केस में भी अगर कहीं ना कहीं लग्नेश 12वें भाव में चला गया, चाहे मेष लग्न में भी है, बृहस्पति का मित्र है मंगल, लेकिन इस केस में भी कहीं ना कहीं उसको विदेश में जाकर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सेटलमेंट की बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर यहीं पर बृहस्पति की दृष्टि हो और शुभ ग्रह साथ में बैठे हों, तो फिर वो मैनेज कर लेता है। अब जैसे राशि के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है चंद्रमा, और कहते हैं राशि का स्वामी और लग्न के स्वामी का मिलन भी अच्छा माना जाता है। आपके शारीरिक बल को बढ़ाने वाला लग्नेश और आपके मानसिक वृत्ति को चलाने वाला चंद्रमा, जब दोनों का मिलन होता है, या कहीं राशि के स्वामी का और आपके लग्न के स्वामी का मिलन होता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब जैसे अगर हम कर्क राशि में ले, तो कर्क राशि में तो चंद्रमा बैठा है, तो वो उस राशि का भी स्वामी है और राशि भी आपको कर्क ही दे रहे हैं। लेकिन अगर चंद्रमा बैठ गया है 8 नंबर में, तो चंद्रमा ने राशि तय की है, लेकिन वो राशि का स्वामी नहीं है। राशि का स्वामी कौन है? यहाँ मंगल, और लग्न आपका कर्क है। तो इस कंडीशन में अगर कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा और राशि का स्वामी मंगल अगर मिल जाए, तो बहुत अच्छा माना जाता है। यानी उसकी लाइन एंड लेंथ, उसका विजन एकदम क्लियर होता है, मुझे ये करना है, इतने समय पर करना है। तो 12वें भाव को अकेला वैसे अशुभ नहीं माना जाता है, हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये मिश्रित फल देने वाला होता है। लेकिन अगर इस नंबर के साथ 6-8 कॉम्बिनेशन मिल रहे हों, 3 को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हम उसको अशुभ फल देने वाला मानने लग जाते हैं। जैसे बृहस्पति एग्जाम्पल चार्ट में यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी भी है, लेकिन वो इस लग्न के लिए अशुभ नहीं है, क्योंकि ये 9वें भाव का स्वामी भी है, जो कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है। लक्ष्मी त्रिकोण में सबसे मजबूत लक्ष्मी हाउस माना जाता है। तो बृहस्पति इसका भी लॉर्ड है और 12वें भाव का भी लॉर्ड है, तो बृहस्पति को शुभ नहीं माना जाएगा इस लग्न के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए, लग्नेश का 12 अलग अलग भावों में मूवमेंट राशि बल के अनुसार उसके फायदे या नुकसान दिलाने वाला है। हमने एक जनरल आइडिया ले लिया और मुख्य रूप से हमने आधार काल पुरुष की कुंडली को ही माना है। हालांकि जहां पर कुछ हमने चेंजेस किए वो भी हमको अब बता दिए। जैसे 8वें भाव को हम सामान्यतः बुरा मानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ब्लू इंक से उसको लिखा है, बजाय कि इस लग्न के लिए वो रेड इंक से ही लिखना चाहिए था। इसी प्रकार से 12वें भाव के लिए भी इस लग्न के लिए वो सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन हमने इसको भी ब्लू से लिखा है, क्योंकि जनरली 6, 8, 12 अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।